तो हम वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी सभी विषयों का यह ऑब्जेक्टिव सेट है और यह सेट आपका जो है यह 2 है, यानी कि सेट जो है यह 2 है और सेट 1 जो है हम पहला वीडियो में करवा चुके हैं। अगर वह सेट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है और इसमें जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है वो ऑल सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। 5 सब्जेक्ट से ही मतलब क्वेश्चन इसमें करवाया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए है ना क्या होगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम सेट 2 जो है हम शुरू करते हैं आज। आज हम सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोड को देखते हैं। देखिए मोटिवेशनल कोड आपको क्या करेगा, पढ़ने में मन लगेगा, है ना? या देखिए ध्यान से कहता है कि जब थक जाओ तो आराम कर लेना, यानी जब थक जाते हैं, आप पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं तो आराम कर लीजिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम क्या करेंगे, हम हार जाएँगे, ठीक है? हार कभी नहीं मानिएगा, थक जाए तो आराम कीजिए, है ना? और हार नहीं मानना। तो यही आपका मोटिवेशन कोड है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 2024 में यहाँ की आपका एग्ज़ाम आ गया है, फरवरी में है और इसमें आपको हार नहीं मानना है, प्रयास करते रहना है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम इसी तरीके से आपका सेट बाय सेट करके प्रत्येक सब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लाएँगे। आगे देखते हैं ध्यान से, मतलब देखिए ध्यान से, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, अगर किसी कोष में अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वह होती है 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर क्या होता है तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है तो हम 2n स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पूछा गया कि अगर कक्षा संख्या 1 है तो एक कक्षा की संख्या 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 गुने n का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कक्षा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कक्षा 2 में कितना होगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपका आंसर जो होगा आपका क्या होगा 2n स्क्वायर और ये आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जैसी रहेगा और इसके बीच में देखिए ध्यान से, है ना, इसके बीच कितना-कितना रहेगा तो बच्चे याद रखिएगा इसके बीच में हमेशा जो रहेगा वह एक आबंध होता है। कितना आबंध होता है तो याद रखिएगा तो एक आबंध होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो एक आबंध हो जाएँगे। इसका आंसर ए हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विद्युत ऊर्जा का, है ना, व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक जो मात्रक होता है ना, वो याद रखिएगा बच्चा जी, वह होता है यूनिट। क्या होता है तो यूनिट होता है। यही जो यूनिट जो होता है, वह किसका होता है तो याद रखिएगा इसका व्यापारिक मात्रक होता है। किसका होता है तो, है ना, इसका होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका होता है तो विद्युत ऊर्जा का। याद रखिएगा ये सारा का सारा क्वेश्चन है ना वीवीआई क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चन है, तो आएँगे, ठीक है? ज़रूर आप मैच कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो यूनिट हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन पादप हार्मोन होता है? यानी पादप मतलब बच्चे याद रखिएगा एक चीज़, ये पेड़-पौधा से रिलेटेड होता है। यानी पेड़-पौधे में जो है वो पाए जाने वाला जो हार्मोन है, वो कौन-सा हार्मोन है? इंसुलिन पेड़-पौधे में नहीं होता है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन ये पेड़-पौधे में नहीं होता है, ठीक है। एस्ट्रोजोन ये भी पेड़-पौधे में नहीं होता है। साइटोकाइनिन, हाँ, साइटोकाइनिन जो होता है यह पेड़-पौधे में होता है और यह पादप हार्मोन क्या करता है, पेड़-पौधे की तनाव को वृद्धि करने में, है ना, इसका काम क्या होता है तो वृद्धि करना होता है, जो पेड़-पौधे में पाया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो डी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सूर्य संगम, है ना, सूर्य संगम जो है वो किस राज्य की, है ना, जल संग्रह का व्यवस्था है? तो याद रखिएगा वह जो है केरल है। कौन है तो बच्चा याद रखिएगा तो केरल। इसका आंसर याद रखिएगा तो केरल जो है जहाँ पर जल संग्रह व्यवस्था किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो सी हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि हम प्रयास करते हैं कि आपको एग्जाम तक तेज़ी से रिवाइज़ कराकर सारा का सारा सेट कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपके एग्जाम में, है ना, 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें किसी प्रकार कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? अगला देखिए ध्यान से, दाँतों को साफ करने के लिए, ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दाँतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रायः, है ना, यूज़ किया जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा तो दाँतों को साफ करने में जो होता है ना,
हम लोग किसका यूज़ करते हैं तो क्षार, है ना? और क्योंकि हमारे अंदर जो बनता है वो बनता है अम्ल, क्या बनता है तो अम्ल। और ये अम्ल जो होता है ना यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एसिड बोलते हैं और एसिड का दुश्मन कौन होता है तो बच्चे याद रखिएगा तो वो कौन होता है तो क्षार होता है। तो क्षार हमारे जो दाँतों में जो साफ़ करने के लिए जो दंत मंजन जो होता है वो किस चीज़ का होता है तो क्षार का होता है। इसलिए क्या करेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ए होंगे यानी कि क्षार हो जाएँगे जो अम्ल की मात्रा को ख़त्म कर देता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होंगे तो ए हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए आवर्धन यहाँ लिखा गया है, तो किसी लेंस का जो आवर्धन का ऐसा अगर मात्रक पूछेगा तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो होता है ना आवर्धन जैसे ही बोलेगा तो यहाँ याद रखिएगा मात्रकहीन होता है। क्या होता है तो मात्रकहीन होता है और आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो डी यहाँ मात्रक सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा तो मात्रक हीन हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो डी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि क्लोरीन की परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, ठीक है? यानी क्लोरीन की बात यहाँ पर कर रहा है तो इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए ध्यान से 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर पूछे ना बच्चा जी कैसे याद किया? क्लोरीन कितना होता है तो 17 होता है। पहला कक्षा में कै गो होता है? तो बोलिएगा सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा में कै गो होता है? तो लगभग-लगभग 8 गो होता है, ठीक है? अब देखिए 8 गो हो गया और इसमें कितना बचा 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया और 72 में से कितना होगा तो 7 होगा, कितना होगा तो 7 यानी कि जो 72 कक्षा में जो होता है ना यही क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो ये आपका बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में है तो याद रखिएगा तो 7 कितने हैं तो 7 हो जाएँगे। इसका निर्धारण हम आपको पहला पहला क्वेश्चन बताए हैं कि 2n स्क्वायर से पता चल जाता है कि कितने कक्षा में पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। किससे पता चलता है तो Tn स्क्वायर से पता चल जाता है। देखिए पहला में रखिएगा यहाँ पर 1 तो 2 1 क्या है 2 तो 2 हो गया। यहाँ 2 रखिए तो कितना 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूसरा का क्या हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा में क्या हुआ तो 3 तिया 9 दूनी कितना तो 18 हो, ठीक है? अंत में कितना बचेगा तो 7 बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा तो सी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि कौन-सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? यानी कि सबसे सरल यौगिक जो होता है, वह कौन-सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो याद रखिएगा वह होता है मीथेन। क्या होता है तो मीथेन यानी कि मीथेन जो होता है, यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो याद रखिए तो सी हो जाएँगे, सॉरी ए हो जाएँगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन संबंध सत्य है? इसमें देखिए इतना याद रखिएगा इसका संबंध जो होता है भी बराबर जो होता है आप री याद कीजिए, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ऐसे अगर घुमा करके पूछेगा, है ना? कि यहाँ पे पूछेगा अगर आर बराबर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है ना? आई बटा क्या कर देना वी बटा क्या कर देना है? यहाँ पर आपको आई कर देना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा वी बराबर क्या होता है री नहीं तो ऐसे कर देता है वी बराबर आई आर, है ना? तो दोनों क्या है तो एक ही समान होता है। तो कौन सा ये आर बराबर वी आई गलत हो गया, है ना? उसके बाद देखिए ध्यान से आई बराबर वी आर ये भी गलत हो गया, है ना? वी बराबर आई आर, है ना? यानी कि आई आर पूछ दे या आपको आर आई पूछ दे, ये क्या होगा तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होंगे तो यही हो जाएँगे, ठीक है? तो वी बराबर क्या होगा आई आर हो जाएँगे। आगे देखिए ध्यान से टोटल मैंने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपका किससे था तो बच्चे याद किया साइंस से था। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन किससे लाएँगे तो बच्चे याद रखिएगा ये आपका है सोशल साइंस का। किसका है तो सोशल साइंस का है, यानी कि इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑल सब्जेक्ट को लेकर के मैं चल रहा हूँ और सेट बाय सेट मतलब 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अच्छे बारीकी से देखिएगा, ठीक है? देखिए सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा ये जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना, वो कब हुआ था तो 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो बच्चे याद रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएँगे बी हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन अगले 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चे याद रखिएगा, है ना? यानी कि पहला में दिया बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हाँ, यही थे बच्चे याद रखिएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, है ना? यही क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष बने थे, ठीक है? तो इसका आंसर जो हो जाएँगे, है ना? आपका ये हो जाएँगे बी हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3
3 में कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स हैं, यानी कि गांधी जी ने जो है वह साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब किए थे? याद रखिएगा, यह किए थे ना 1916 में। कब किए थे? 1916 में किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो, है ना, डी हो जाएँगे। क्या होंगे तो? डी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिए बच्चा जी, ये जो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजा, है ना, राम मोहन राय जो है वह किसका स्थापना किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 5 की तरफ। 5 में क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वह 1885 ईस्वी में किया गया था। कब? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो ए हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? यानी कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वह करने वाला जो था वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे बच्चे, याद किया? तो इसका आंसर ये हो जाएँगे, यानी कि सच्चिदानंद जो सिन्हा जो थे, यही क्या किए थे? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किए थे। ठीक ठीक है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएँगे तो डी हो जाएँगे। आगे बढ़ साथ में देखिए ध्यान से बच्चा जी कि वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं यही ने दिए थे। ठीक है? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना? ये जो, है ना, नारा जो है किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद जी ने दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएँगे तो सी हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, है ना, फेडरेशन की स्थापना जो है वह कब हुई थी? यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड, है ना, जो फेडरेशन की स्थापना जो है वो बच्चे जी याद रखिएगा, वह 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होंगे तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएँगे, है ना, डी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है 9 में कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बच्चे याद रखिएगा, गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किए थे वह कहाँ से किए थे? याद रखिएगा, वो था चंपारण। कौन सा था बच्चे जी? याद रखिएगा, चंपारण। आप बहुत बार इसका नाम सुने होंगे। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना जो बच्चा जी याद रखिएगा, वह एम एन राय, याद रहेगा, एम एन राय। हम यहाँ पे लिख देते हैं एम एन, है ना, क्या है तो राय, क्या है तो राय, ऐसे लिखिएगा, राय, राय, है ना। तो एम एन राय जो है यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या किया तो स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो इसे याद किया तो ए हो जाएंगे। यानी कि सोशल साइंस से भी कितना तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले। अब हम गणित से शुरू करते, देखिए ध्यान से बच्चा जी, है ना, गणित से जो है क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गणित का क्या है, इससे भी 10 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है? यानी कि अर्धगोले के, है ना, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको बताना है बच्चा जी कि अर्धगोले का क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है तो 3 पाई r² होता है। ठीक है? क्या होता है फिर से बोलो, 3 पाई r² होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो चीज़ याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 2, है ना। देखिए मैथ में भी आपको पूरा अगर मान लो कि फॉर्मूला याद है तो हम कहते हैं ना वहाँ से 30% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला से ही बन जाते हैं। ठीक है? इसलिए फॉर्मूला भी आपको ध्यान देना है और फॉर्मूला के साथ ही आपको क्या होगा तो मैथ बनेगा। जैसे क्वेश्चन एक देखिए, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। 88 मीटर जो परिधि दिया है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? देखो जब तक आपको परिधि परिधि क्या होता है वृत्त का, तो 2 पाई r होता है। दिया कितना है तो 88 दिया है। ठीक है? इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 गुने पाई का वैल्यू कितना 22/7 कर देते हैं, गुने r बराबर कितना है तो 88 कर देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए r का वैल्यू निकालेंगे तो 88 तो इधर रहेगा। ठीक है? और सब कहाँ आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, 2 गुने 22 बटा कितना हो गया तो 7 आ जाएंगे। 2 से की ओर कट गया, कितना मरतबे तो 44 मरतबे। ठीक है? अब यहाँ पर 4 तल्ला हो गया तो 44/1 गुने 7 कहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा, 22 कहाँ आएगा तो नीचे, 22 दूनी कितना हो गया तो
44 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया तो 14 हो गया, ठीक है? तो याद रखिए इससे कितना होगा तो 14 मीटर आ गया। अगर मान लो कि आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे बनाते? तो इसका आंसर क्या होगा तो बोलिए 14 मीटर। क्या होगा तो इसका आंसर 14 मीटर हो जाएँगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है देखिए ध्यान से। यह क्वेश्चन आपका दूरी सूत्र से है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दूरी सूत्र। देखिए हम दूरी सूत्र पहले मैं आपको बना करके बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको सिंपलेस्ट बताऊँगा कि कैसे बनाना है। पहले मैं बना करके बताता हूँ, देखो दूरी सूत्र होता है याद रखिएगा कि x2 माइनस x1 का क्या होता है तो होल स्क्वायर, है ना? उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है तो होल स्क्वायर होता है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोला गया है कि x2 आपका ये होता है तो 4 है तो यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है? और माइनस क्या है तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे, है ना? 1 माइनस 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे देखो रूट चढ़ाएँगे, 4 में से 2 घटाओ, 2 हो गया, 2 दूनी के 4, है ना? घटाओ कितना हो गया -2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा और कितना हो गया रूट 8 हो गया। रूट 8 को तोड़ोगे तो कितना होगा 2√2 कितना हो गया 2√2 है ना? तो ये आपका आंसर तो यही आ गया। बट आपको बनाना है, इतना ज़्यादा समय नहीं देना आपके एग्ज़ाम में। कैसे बनाना है सो देखिए ध्यान से। आपको पहले समझ लेना है कि दूरी से तो पूछा तो रूट तो चढ़ ही जाएगा, ठीक है? अब 4 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर किए 2 दूनी के 4, 4 हो गया। फिर उसके बाद है ना 1 में से 3 घटाइए कितना बचेगा तो -2, 2 का स्क्वायर -2 का 4, 4 हो गया, है ना? कितना हो गया तो रूट 8 हो गया, रूट 8 कितना हो गया 2√2 हो गया और ये आपका आंसर क्या हो गया ए हो गया। तो ऐसे भी आप मतलब क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल से बना सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 4 की तरफ। देखिए 4वां क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि किस बिंदु की y अक्ष से है ना दूरी, है ना? देखिए ध्यान से y अक्ष बोला है, क्या बोला है बच्चा जी याद रखिएगा तो y अक्ष बोला है। जैसे ही y अक्ष बोलेगा आप x निर्देशांक मार लीजिए। अगर यहाँ पर x रहेगा तो क्या मारते तो y मारते, ठीक है? और यहाँ पर क्या है तो y अक्ष से दूरी बिंदु पूछता है ना तो इसका आंसर क्या होगा तो x वाला। अगर फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ पर x वाला पूछेगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा तो y वाला होगा। मगर यहाँ पे पूछा क्या है तो x अक्ष का, यहाँ पर क्या होगा तो आपका सॉरी y अक्ष का पूछा तो क्या होगा तो x अक्ष का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ याद रखिए इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लो कि ये आपका मैं 2 लिखा और यहाँ पे लिखा 4 लिखा, ठीक है? अगर यहाँ पर पूछेगा आपको भुज और कोटि क्या है तो देखिए याद रखिएगा, ये पहला वाला जो x जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या तो ये चीज़ याद रखिएगा तो कोटि, क्या बोला जाता है तो कोटि। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भुज कौन है, कोटि कौन है, ठीक है? तो याद हो गया, पहला वाला x का मान क्या होता है भुज, दूसरा क्या होता है y का मान क्या होता है तो कोटि होता है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का देखिए, अगर अनुपात क्षेत्रफल का दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर अनुपात क्षेत्रफल 4:9 है तो कुछ नहीं कीजिए। जैसे ही दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पता निकालने के लिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना? 9 का स्क्वायर कितना 9 9 81 हो गया आपका आंसर, ठीक है? कौन होगा आपका आंसर सी होगा, यानी कि 16 अनुपात क्या होगा तो 81 हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अनुपात में देकर एरिया पूछेगा तो आपको क्या करना है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएँगे, ठीक है? एकदम चुटकी में बन जाएगा। आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 होता है ना? विवेचक बोले तो डी होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है तो बोल रहा है कि 0, क्या बोला है तो 0 बोल रहा है, ठीक है? तो दोनों मूल होंगे, याद रखिए बच्चा जी, दोनों मूल होने के लिए क्या करते हैं, मूल सबसे पहले हो जाएगा, है ना? वास्तविक होगा, क्या होगा तो वास्तविक और क्या होंगे तो समान होंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेंगे बराबर 0, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे तो समान हो जाएँगे, जो किस में है तो आपका बी में है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा ये आपका हो जाएँगे, ठीक है? यानी कि बी आंसर हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे 7 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे हैं, देखो ध्यान से, यानी कि यह क्वेश्चन फँसाने के लिए थोड़ा-सा पूछता है, इसमें 3 फार्मूला याद रखिएगा। कितने फार्मूला तो 3 फार्मूला। पहला फार्मूला मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो 1 कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है तो 1 कर लीजिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर यहीं पर देखो क्या किया है, ऐसे किया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये ना किया है।
तो कुछो नहीं करना। देखो 9 और 9 कॉमन है, तो कॉमन कर लिए, कॉमन ले लिए। अब इससे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना अभी तुरंत बताए हैं ना, ये वाला कितना होता है वैल्यू इसका तुरंत बताए हैं कितना होता है, तो 1 होता है। तो बोलिएगा सर 9 गुण इसका वैल्यू होता है 1, तो इसका बराबर कितना होगा 9 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा क्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बट आपके एग्जाम में इतना समय नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा रहेगा और दोनों कॉमन रहेगा, तो आपका आंसर वही हो जाना है। क्या होगा, तो आंसर वही होगा, यानी कि इसका आंसर सॉरी यहाँ पर कौन होगा, तो 9 होगा, 1 नहीं होगा। क्या होगा, तो 9 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, रूट 2 है ना, देखिए ध्यान से। अगर याद रखिएगा रूट के अंदर, किसके अंदर, तो रूट के अंदर अगर कोई भी अगर अभाज्य संख्या हो, कौन संख्या हो, तो अभाज्य संख्या हो, तो सब के सब कहलाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या का। फिर से याद हुआ, फिर से बोलता हूँ, अगर रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या हो, तो सब का सब क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर 2 अभाज्य संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या 3 है, तो ये भी क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर अगर 5 लिखते हैं, तो ये भी क्या अभाज्य संख्या, तो ये क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसका आंसर जो होने वाला ये रूट 2 क्या है, आपका क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। याद रखिएगा, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछा ना, तो परिमेय संख्या के बीच में गिनती नहीं किया जाता है। यानी कि अगर बात करते हैं परिमेय संख्या के, है ना, बीच की बात करते हैं कि कितना है, कौन संख्या क्या है, तो उसकी गणना नहीं कर सकते। तब नहीं कर सकते तो क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, तो अनंत होगा, बहुत सारा हो सकता है। यानी दो परिमेय के बीच कितने अधिकतम परिमेय संख्या, बोलेगा सर अनंत हो जाएंगे। कितने होंगे, तो बोलेगा सर अनंत हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट है 10 का क्वेश्चन। 10 में क्या कहता है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। याद रखिएगा, कौन जो है रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक के मतलब होता है किसी का घात अगर, देखिए ध्यान से, अगर घात अगर 1 रहे तो रैखिक होगा, अगर घात रहे 2 तो बहुपद होगा, है ना, सॉरी बहुपद नहीं होगा, द्विघात होगा। अगर घात रहेगा 3 तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, याद रखिएगा, वह होगा, है ना, त्रिघात वाला हो, क्या होगा, तो है ना बहुपद के रूप में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 1 से अधिक हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला है कि रैखिक बहुपद पूछा है ना, तो रैखिक मतलब एक घात, देखिए इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर 2 घात है, तो ये तो होगा नहीं। इसके ऊपर 2 है तो ये भी होगा नहीं, इसके ऊपर 2 है तो ये भी होगा नहीं, यानी कि इसके ऊपर क्या है, तो 1 है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट यही हो जाएंगे, और यही आपका होगा रैखिक क्या होगा, तो बहुपद होगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला देखिए ध्यान से बच्चा जी, अब आगे देखेंगे हिंदी का। देखिए ध्यान से, हिंदी का 10 क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले फिर एक और मोटिवेशन कोड आपको आया है कि अगर जिंदगी में, याद रखिएगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो, सुकून चाहते हो, आप अच्छे से लाभ जीना चाहते हो, तो लोगों की बातों को, है ना, दिल से लगाना छोड़ दो। यानी कि जो दूसरे कोई तुमको कुछ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, उसकी बातों को सुनो ही नहीं, सिर्फ़ अपना सोचो कि हमको करना क्या है, और लोगों की बातों को दिल में लगाना ही छोड़ दो, तब आगे आप क्या करोगे, तो ज़रूर बढ़ोगे। ठीक है? आइए हम शुरू करते हैं हिंदी का। हिंदी का देखिए ध्यान से, हिंदी क्वेश्चन कभी-कभी हार्ड नहीं होता है। देखिए ध्यान से, एक-एक क्वेश्चन ध्यान से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अग्रज शब्द से, है ना, अग्रज शब्द में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अग्रज शब्द में जो पढ़ते जो है वह अग्रज, अग्रज, देखो अज, अज, अज आ रहा है ना, यहाँ पर अज आ रहा है ना, यानी इसका आंसर क्या होंगे, तो अज, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ठीक है, अग्रज। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा। याद रखिएगा, मदन जो है वह किसका बेटा था, याद रखिएगा, वो गिरधरलाल का बेटा था। बहुत बदमाश था ये मदन, सॉरी बदमाश नहीं था, मतलब अच्छे था, ये गरीब का था। बट ये पर सेन साहब का मतलब बेटा खोका था ना, सेन का बेटा कौन था, तो खोखा। ये खोखा बड़ा बदमाश था, बट ये गिरधर का बेटा मदन जो था, ये ठीक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे, तो है ना, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा जी, याद किया, तो डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा
घिरना का विलोम शब्द पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घिरना का, है ना? घिरना मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को देख कर के अच्छा ना लगना, घिरना होता है। तो घिरना का विलोम जो होता है, उल्टा शब्द बच्चा याद रखिएगा, वह होता है प्रेम। क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएँगे, यानी कि घिरना का यह उल्टा शब्द हो जाते हैं। बहुत आसान था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा। देखिए ध्यान से बच्चा जी, कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। ये जो हवा जो होता है ना, वो कौन-सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है? बच्चे याद रखिएगा, हवा जो होता है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन है? तो स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, और है, हवा कौन है? तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो ए हो जाएँगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, कि कुल 4 आदमी है। देखो कुछ वाक्य दिया है यहाँ पर, कुल 4 आदमी हैं, रेखांश शब्द में कौन-सा पद बंद है? याद रखिएगा, इसमें कौन-सा पद बंद है? तो ये पद बंद आपका होगा विशेषण पदबंध। कौन है? तो विशेषण पदबंध होंगे, ठीक है? तो इसका आंसर बी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि उसने अपने मित्र का है ना, पुस्तकालय खरीदा। यह वाक्य है, यानी कि यह जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? बच्चे याद रखिएगा, यह एक सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है? यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सरल वाक्य। क्या बोलेंगे? तो याद रखिए बच्चा जी, इसको हम लोग बोलेंगे सरल वाक्य कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो ये आंसर इसका बी हो जाएँगे, है ना? आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि जिसकी उपमा जिसकी उपमा दी जाए वो क्या है? बच्चे याद रखिएगा, उसको बोलते हैं उपमेय। क्या बोलते हैं? तो उपमेय कहा जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर डी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि जो होता है, वो हम लोग जानबे करते हैं देवनागरी। क्या होता है? तो देवनागरी होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो है ना, डी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि गु है ना, गुडरी कुडरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका लाल मुहावरे का अर्थ जो होता है, वह गरीब के घर में गुणमान उत्पन्न होना। इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो बी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। गणेश शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होगा, वह क्या हो जाएँगे? तो लंबोदर। क्या होंगे? तो लंबोदर। गणेश जी का ही नाम है, जिसका उदर क्या हो? लंबा हो, उसको क्या बोलेंगे? तो लंबोदर कहेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, है ना, इसमें व्याकरण से बताया गया है। किससे बताया गया? तो व्याकरण से बताया गया है। पहला कहता है क्या है कि शयन का संधि विच्छेद कीजिए। शयन का संधि विच्छेद रियलिटी होता क्या है? तो याद रखिएगा, शयन का हम संधि विच्छेद जो बताते हैं, वो जो होता है से जोड़ आन। क्या होता है? तो से जोड़ आन होता है। इसका आंसर डी हो जाएँगे, ठीक है? से जोड़ आन होता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला बोलता है कि अजान्त किस संधि का उदाहरण है? ये अजान्त जो है, वह किस संधि का है? तो याद रखिएगा, अजान्त जो होगा, यह व्यंजन संधि का। किसका है तो बच्चा जी? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों? तो अजान्त, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, है ना, 3 की तरफ। 3 में क्या कहता है? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा ना, वो याद रखिएगा बच्चा जी, वो होगा महा, जोर, ये पर रहेगा ऐसे इस। देखिए ध्यान दीजिए, है ना? इसका आंसर क्या होगा? तो महाजोर ईश होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएँगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज जो है, वह किस संधि का है? तो याद रखिएगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 में, कि है ना, उच्चारण का सही, है ना, संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण, देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिएगा, इसका सही जो होगा, वो होगा उत जोड़ चारण। क्या होगा? था उत जोड़ चारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो है ना, बी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन संस्कृत। अब देखिए ध्यान से, कुछ संस्कृत के क्वेश्चन को हम देखते हैं बारीकी से। अब हम संस्कृत से क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को देखेंगे, है ना? क्योंकि संस्कृत से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, संस्कृत का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? बच्चे याद रखिएगा, ये पाटलिपुत्र जो है ना, वह कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। कहाँ बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, तो गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो ए। कौन-सा नदी याद रहेगा? तो है ना, याद रखिएगा, तो गंगा नदी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि अगर आप कहानी सुने होंगे तो ज़रूर बताइएगा, कि बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? यानी याद रखिएगा, ये बिरेश्वर नामक मंत्री जो है, वह मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था बच्चे? याद रखिएगा, तो है ना,
मिथिला कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है कि है ना, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये नामकरण जो होते हैं ना, वह शैशव किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, तो है ना, ये शैशव के अंतर्गत आते हैं। इसे किसमें? कितने? तो 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, टोटल संस्कार क्या होता है बच्चे? याद किया तो 16 गो आते हैं। शैशव के अंदर कितने आते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि भीकन टोला देखने कौन आए थे? तो याद रखिएगा, तो भीकन टोला देखने जो है वो शिक्षक आए थे। कौन आए थे बच्चे? याद रखिएगा, तो है ना, शिक्षक। कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना, ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? बच्चे याद रखिएगा, तो आर्य समाज का स्थापना जो है वो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। जिसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना, बी हो जाएंगे। क्या होंगे? तो बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? उपनिषदों की संख्या कितना होता है बच्चे? याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या जो है वह 108 है। कितना है? तो 108 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना, बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो याद रखिएगा, भारत की महिमा जो है वह सभी जगह गाई जाती है। कहाँ? तो सभी जगह। है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि किसमें विद्या की रक्षा होती है? बच्चे याद रखिएगा, विद्या की रक्षा जो होती है वो अभ्यास से होता है। किससे होता है? तो अभ्यास। यानी कि आप जितना अभ्यास करोगे, जितना परिश्रम मेहनत करोगे, उसका आपका विद्या क्या होगा? आपको बढ़ोतरी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि किस, है ना, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो था बच्चे याद रखिएगा, वह, है ना, किस देश का राजा था? कर्ण जो है किस देश का राजा था? बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर अंग है, मगध है, मिथिला है या काशी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिथिला ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? तो मिथिला। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है 10। देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि भिक्षु किस, है ना, वेश में आया, है ना, आया था? तो भिक्षु था किस देश में? यानी कि ब्राह्मण के रूप। किस में? तो ब्राह्मण के रूप में आया था। यानी कि टोटल, यानी कि ऑल सब्जेक्ट, या कितना बच्चे से याद रखिएगा, तो ऑल सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। और ये आपका सेट 2 था। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर सेट 1 नहीं देखे तो जरूर देखिए, है ना, सेट 1 जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला वीडियो वेट कीजिए, है ना, सेट 3 जो है मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िए, है ना, क्योंकि यह चैनल से आपको हो सकता है, छोटा चैनल है फिर भी आपको ज़रूर फ़ायदा देकर ही जाऊँगा। ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।